सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए कार्यक्रम में। और ये जो आज का कार्यक्रम है इसमें मेरे साथ मुख्य जो अतिथि है हमारे, वह है प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी और डॉक्टर दशरथ हिंगूनिया जी। प्रोफेसर रावल जी दिल्ली से हैं और डॉक्टर दशरथ हिंगूनिया जी राजस्थान से हैं। और जो आज हमारा विषय है वह विषय है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर। तो जैसा कि एक खबर आई है 4 दिन पहले कि अब उम्मीदवार ईवीएम पर नहीं उठा सकेंगे सवाल, चुनाव आयोग ने जांच का तरीका बदला। पढ़ लीजिए नए नियम। ये नवभारत टाइम्स ने पब्लिश किया है और मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं कि चुनाव आयोग ने ईवीएम की जांच के नियमों में बदलाव किया है। अब दूसरे या तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार भी ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। उम्मीदवार मॉक पोल भी करवा सकेंगे। जांच के लिए उम्मीदवारों को शुल्क देना होगा। गड़बड़ी पाए जाने पर पैसे वापस मिलेंगे। बार बार विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने पर अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल चुनाव आयोग ईवीएम की जांच के नियमों में बदलाव कर रहे हैं। अब जो उम्मीदवार चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर नंबर पर रहेंगे वे भी ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। पहले सिर्फ एक सामान्य जांच होती थी, अब उम्मीदवार चाहे तो मॉक पोल भी करवा सकता है। पहले 1 जून 2024 को जारी नियमों के अनुसार ईवीएम की जांच एक साथ होती थी। इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल थे। जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल के इंजीनियर करते थे। उस समय मॉकपोल की सुविधा नहीं थी। लेकिन 17 जून 2025 को चुनाव आयोग ने नए नियम जारी किए। अब ईवीएम की जांच के लिए उम्मीदवारों को अलग अलग शुल्क देना होगा। अगर उम्मीदवार सिर्फ ईवीएम की जांच करवाना चाहते हैं तो उन्हें 23,600 रुपये देने होंगे। इसमें 18% जीएसटी भी शामिल है। अगर वे मॉक पोल भी करवाना चाहते हैं तो उन्हें 47,200 रुपये देने होंगे। यह पैसा ईवीएम बनाने वाली कंपनी को देना होगा। इसके अलावा एक और नियम आया है कि 45 दिन से ज्यादा पुरानी फुटेज भी आपको नहीं मिलेगी। और अगर जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो उम्मीदवार को पैसे वापस मिल जाएंगे। यह खर्च केंद्र या राज्य सरकार उठाएगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव किसका था। जो उम्मीदवार चाहें वे नतीजे आने के 7 दिन के अंदर ईवीएम की जांच में के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे हर विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। इसमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट शामिल होंगे। उम्मीदवार यह जांच ईवीएम में किस तरह की छेड़छाड़ या बदलाव देखने के लिए करवा सकते हैं। नए नियम के अनुसार मुख्य चुनाव अधिकारी को ईवीएम जांच के आवेदनों की लिस्ट ईवीएम बनाने वाली कंपनियों को भेजनी होगी। अब यह लिस्ट नतीजे आने के 30 दिन के बजाय 15 दिन के अंदर भेजनी होगी। एक और महत्वपूर्ण फैसले में चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान बनाए गए वीडियो और फोटो को लेकर चिंता जताई है। आयोग को डर है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए आयोग ने इन रिकॉर्ड्स को सिर्फ 45 दिन तक रखने का फैसला किया है। अगर कोई चुनाव याचिका दायर होती है तो रिकॉर्ड्स को तब तक रखा जाएगा जब तक याचिका का निपटारा नहीं हो जाता। पहले चुनाव के अलग अलग चरणों के फोटो और वीडियो को 6 महीने से 1 साल तक रखने का नियम था। यह नियम कानून में अनिवार्य नहीं था लेकिन फिर भी इसका पालन किया गया है। एक कुछ और लिखा है इन्होंने कि एक चुनाव आयोग के अधिकारी के टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि रिकॉर्ड्स को 45 दिन के बाद नष्ट करने के निर्देश आगे से लागू होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह नियम बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू हो सकता है। अधिकारी ने आगे कहा कि यह समय सीमा चुनाव याचिका दायर करने की 45 दिन की समय सीमा के अनुसार है। जब कोई चुनाव याचिका दायर की जाती है तो संबंधित रिकॉर्ड को तब तक नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि याचिका पे सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने 30 मई को, ये और भी आगे है, इसमें काफी सारी बातें। तो मेन मुद्दा यह है, कुल मिलाकर जरूरत थी बैलेट पेपर की, डिमांड थी बैलेट पेपर की, डिमांड थी कि ईवीएम खत्म कर दिया जाए। और साथ ही लेकिन ये तो एक उल्टा काम हो रहा है कि भैया अब अगर जांच कराओगे तो लाओ 23,600 रुपये दो, जीएसटी दो, 47,000 रुपये दो। और 6 महीने या 1 साल तक जो उसकी फुटेज होती थी
वो जो उसके रिकॉर्ड होते थे वो अब 45 दिन रहेंगे और 15 दिन के भीतर ही आपको जांच करवानी होगी। तो मैं सबसे पहले इस पर प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपने भी पहले कहा था कि आपको मशीनों पे विश्वास नहीं है। अब जबकि डिमांड थी, मांग थी कि भैया हमें नहीं चाहिए ईवीएम, और सारे विपक्ष के नेता एक तरफ है, ऐसे में और कठोर नियम बना दिए कि अब तो आदमी जांच करवाने से पहले भी सोचेगा कि मैं और हजारों रुपए दूंगा, जांच होगी कि नहीं होगी। क्या कहेंगे आप इन नए नियमों के बारे में? ऐसा है जी, जब एक पीछे सरकार ने ये घोषणा की थी, या इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की थी कि जो मिनिमम सिक्योरिटी है एक लोकसभा कैंडिडेट के लिए, वो 1 लाख रुपए कर दी जाए। तो मैंने उस समय वहां ज्ञापन दिया था कि जो 10,000 है वही काफी है, क्योंकि 10,000 होने से एक गरीब आदमी भी जो है लड़ सकता है इलेक्शन। जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे वाले लोग ही लड़े। और ये जो ईवीएम है ये कांग्रेस के दौरान ही शुरू हुई थी, उन्होंने ही इसको एक बहुत ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम कहा था। तो अब ज्यादातर जो लोग हैं वो कांग्रेस से ही हैं, और कांग्रेस से जुड़े हुए गठबंधन गठबंधन के साथ हैं, जो कह रहे हैं कि इसको हटाकर वही बैलेट पेपर वापस लाया जाए। बात यह है कि बैलेट पेपर जो है बहुत ही एक स्लो स्लो जो है व्यवस्था है। बहुत धीमे धीमे उसको एक तो वोट डाले जाते हैं, फिर गिने भी जाते हैं। मैंने दोनों प्रक्रियाओं में भाग लिया हुआ है। 1977 में मैंने जो है ना जनता पार्टी के एक वर्कर की तरह से मैंने काम किया था, जहां पर वोट की काउंटिंग हो रही थी और जहां वोटिंग हो रही थी, दोनों जगह। उसके बाद ही मैंने कई बार किया है, नहीं तो सर, मुझे लेकिन पता यहाँ है कि पर जो एक बात, यहाँ पर एक बात है कि आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते। आपको डिसाइड करना पड़ेगा ईवीएम या पेपर। अगर आपका ये पक्ष है कि भाई मशीन खराब है, क्योंकि ये प्रश्न ये नहीं है नहीं, मेरा स्लो है नहीं है, मेरा हमारे पक्ष देश में नहीं। 145 करोड़ लोगों का भविष्य है। मैं कहता हूं अगर वोटिंग हाँ, 1 महीने भी बिल्कुल। चल जाएगी, अगर 1 महीने में वोटिंग चलती है तो क्या फर्क पड़ता है कि वही सरकार, अगर कोई सरकार छेड़छाड़ से दशकों तक चलती रहे तो उससे फर्क पड़ेगा, या 1 महीने में कह रहा हूं अगर 6 महीने में वोटिंग चल जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? हालांकि ये नहीं होगा, नहीं, इतना ऐसा लंबा है। नहीं होता, लेकिन बात ये है ऐसा है कि नहीं ये कि जो मैं डिसीजन बात पिछले है। 11 साल से जो बच्चे आईएएस पास करके आते हैं और उनका इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, उसमें भी मैं उनके साथ ही मैं लगा रहता हूँ, एक संस्था के साथ, जहाँ हम जो मॉक इंटरव्यूज की तैयारी करवाते हैं। तो वहां पर जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनका बैकग्राउंड होता है, उनसे मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो वो सीधा कहते हैं जी कि नहीं किया जा सकता। जब तक उसमें कोई चिप ना हो तब तक उसको हैक नहीं किया जा सकता। अब ये जो ईवीएम की मशीनें हैं, इन सबको दिखाया जाता है। जब भी दिया जाता है, मतलब वोट देने जाते हैं, तो जो वर्कर्स हैं हर पार्टी के, उनको दिखाया जाता है और उनके साइन लिए जाते हैं। और साइन लेने के बाद उनको जो है ये कहा जाता है कि जो है ना अब शुरू होती है प्रक्रिया। सारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कैंडिडेट्स के, हर पोलिंग बूथ के ऊपर ऐसा होता है। तो जब ईवीएम हैक नहीं हो सकता, तो फिर इसके ऊपर वो क्यों बार बार वो मतलब सवाल उठाते हैं। जब वो हार जाते हैं तो तब ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीत जाते हैं तब ईवीएम कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। आपके हिसाब से ईवीएम हैक नहीं हो सकती। मैं अब आता हूँ अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दशरथ हिंगोनिया जी से बात करता हूँ। सर, कृपया करके बताइए कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, और आपका क्या पक्ष है, बैलेट पेपर या ईवीएम, और ये नए नियमों के बारे में आप क्या कहते हैं? निखिल जी, मैं डायरेक्ट अपनी बात कहने से पहले मैं दो तीन बातें रखूंगा, फिर उसके बाद में इसके ऊपर मैं अपना व्यू भी रखूंगा। देखिए,
दुनिया में कोई मशीन हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, जब तक उसका निष्पक्ष हैकाथन नहीं हो तब तक इस बात का फैसला नहीं हो सकता है। और ये जो काम है ये साइंटिस्ट का है, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, या जो साइबर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो हैं, या फिर जो ये इस फील्ड में जो काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं, क्या वाकई में अब तक चुनाव आयोग ने इस प्रकार से निष्पक्ष रूप से खुले तौर पर सारे वर्ल्ड के ऐसे जो एक्सपर्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो साइबर जो एक्सपर्ट्स हैं, क्या उनके सामने आज तक ईवीएम को सामने रखा है? यदि रखा है नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं उसका है। प्रमाण है। नहीं रखा ना, तो या तो रखा है तो इसमें प्रमाण मैं बता दीजिए, दूं, और यदि मैंने नहीं रखा है। इसमें एक और ईवीएम पे एक और कार्यक्रम किया है। अच्छा, बड़ी अजीब बात मैं सब दर्शकों को बताऊंगा कि जो ईवीएम पे हमने कार्यक्रम पिछले किया, हमारे चैनल को अभी तक मोनेटाइज नहीं था, अभी हाल ही में मोनेटाइज हुआ है। लेकिन जो ईवीएम पे हमने कार्यक्रम किया तो वो मोनेटाइज नहीं कर रहा प्रॉपर। इसका मतलब गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन यूट्यूब को गई हुई है कि कोई ईवीएम पे कार्यक्रम भी ना करे। तो इतना घोटाला, बिल्कुल इतना घपला, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का गिरोह है। हम जब चिप की बात करते हैं तो मैंने जो कार्यक्रम किया था वो विश्राम जी के साथ, विश्राम बाबू जी राजस्थान से हैं, वो भी अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, उनका कई सालों का अनुभव था बैंकिंग का। तो वो जो फिगर्स आ रही थी उससे वो समझ गए कि यार ये एक जैसी रिपीटेटिव फिगर्स क्यों आ रही है। लेकिन अब बात यह है कि वो जो फिगर आ रही है, जो संख्या आ रही है, एक जैसी आ रही है, अभी उसको चेक कैसे करेंगे, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग बन रही है वो प्रोग्रामिंग बाहर जा रही है, और बाहर जो चिप बन रही है वहां पर भी कोई प्रोग्राम सेट करेगा। तो जो सेट करने वाला है वो अपने हिसाब से सेट कराएगा। ये तो कोई देश किसी दूसरे देश, अगर मान लीजिए जापान में चिप बन रही है और जापान का नाम कैसे आ जाएगा बाहर कि जापान में गड़बड़ हो रही है, जापान की तो साख खत्म हो जाएगी। ये तो अंतरराष्ट्रीय गिरोह है, इसको तो हम रोक ही नहीं सकते। बात यह है कि जब सारा विपक्ष चाहता है देश में, हमने सबने कहा मेजोरिटी चलती है ना। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का केस है। दो तरह के चुनाव होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चुनाव, एक होता है इनडायरेक्ट चुनाव। अगर इतना बड़ा मुद्दा जो सीधा डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है, आप उस पर डायरेक्ट चुनाव भी नहीं करा रहे कि भैया एक बैलेट पेपर पे एक चुनाव करा लो, पेपर पे करा लो। आप इनडायरेक्ट चुनाव यानी उनके प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव, कि उनके प्रतिनिधियों ने, सारे विपक्ष ने बोला। और सबसे बड़ी बात कि अगर बीजेपी भी पहले बोलती थी कि मशीन खराब है, तो बीजेपी की भी सहमति मानी जाएगी इसमें। वो पीछे कैसे हट सकते हैं? तो जब ये चाहते ही नहीं, जब प्रजातंत्र को चलाना जिस तरीके से चाहते नहीं, तो कैसे जबरदस्ती क्यों कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। तो इसीलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि क्या वाकई में अब तक चुनाव आयोग ने हैकाथन करवाया, नहीं करवाया? इसका मतलब यानी ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो ईवीएम, वीवीपैट और जो कंट्रोल यूनिट यूज की जा रही है, वाकई में उनका जो है वो पारदर्शी है या नहीं है। क्या फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन उनके माध्यम से हो सकता है या नहीं हो सकता? ये तो हो गई वो बात। अच्छा, अब दूसरी बात, आज तक मनुष्य ने जितनी जो मशीन बनाई है, उन मशीनों में जिस प्रकार से चाहे चाहे तो वो उसमें हैकिंग कर सकता है, चाहे वो उसमें मैनुपुलेशन कर सकता है, चाहे तो वो उसमें यानी कि एक तरह से प्री प्रोग्राम करके इस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर या इस प्रकार की चीज इंस्टॉल कर सकता है जो वो काम पूरा करने के बाद में स्वतः ही यानी कि एक तरह से वो प्रोग्राम है वो डिलीट भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वाकई में ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग हुई भी है। और यही बात हम बार बार में यानी कि एक तरह से ईवीएम के सिलसिले में जो वीवीपैट और आपकी ये जो है कंट्रोल यूनिट है उसके बारे में हम बार बार में यही तो सवाल उठा रहे हैं कि पहली बात, ये आप जिस ईवीएम की बात कर रहे हैं, इस ईवीएम में जब आप सिंबल जो है लोड करते हैं तो सिंबल लोड करने के दौरान लैपटॉप या कंप्यूटर का सहारा लिया जाता है। जैसे ही आप किसी भी मशीनरी में कंप्यूटर या लैपटॉप का जब सहारा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कंप्यूटर जो लॉ है, जिसको साइबर लॉ कहा जाता है, वो और टेलीकम्युनिकेशन लॉ है, ये उसके ऊपर लागू हो जाता है। और इसके लिए कई प्रकार के जो एनओसी और जो सर्टिफिकेट हैं वो लेने की आवश्यकता होती है। निखिल जी, क्या चुनाव आयोग के पास में इस प्रकार के सर्टिफिकेट हैं? यदि चुनाव आयोग के पास में इस प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर
ये चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व जो इसके ऊपर संविधान के द्वारा दिया गया है, ये उसकी पूरी तरह से अवहेलना करता है। और जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और कंडक्ट रूल 1961 के अकॉर्डिंग जो है, ये उसका भी पूरी तरह से वोइलेशन है। तो इसलिए इस प्रकार के यानी कि एक तरह से जो है निष्पक्ष चुनाव आयोग के द्वारा नहीं करवाए जा रहे हैं। और यदि इस प्रकार से चुनाव करवाए जा रहे हैं तो ये पूरी तरह से इलीगल है। ये इस प्रकार के चुनाव है वो लीगल नहीं है। इसलिए अपनी इस गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए ही जो पहले इन्होंने 1 साल का जो टाइम दिया था वो भी गलत था। ऐसा नहीं कि 1 साल तक ही आप जो है डेटा है वो आप रखेंगे, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि 1 साल नहीं बल्कि लंबे समय तक जो है डेटा को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यदि कभी भी उसके ऊपर सवाल उठता है तो उसकी जो है निष्पक्षता से जांच की जा सके। जब आप डेटा डिलीट कर देंगे, और अभी आपने 45 दिन का ही टाइम जो है वो रखा है, तो 45 दिन के टाइम पीरियड में यानी कि एक तरह से जो आपकी आरटीआई के तहत जो आपको अधिकार मिला है, पब्लिक को, जनता को अधिकार मिला है, उसका भी उल्लंघन है। क्योंकि आरटीआई से जो तो है चुनाव चुनाव आयोग खत्म किसी होने प्रकार के का कोई बाद डेटा है वो नहीं 45 दिनों में तो उपलब्ध कुछ, करवाएगा। चुनाव होगा तो 45 दिन में तो कुछ होता ही नहीं है, सेटल ही नहीं हो पाता इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है निखिल जी कि न्यायालय में भी यदि इस प्रकार की कोई याचिका लगती है और यदि न्यायालय को डिले हो जाए, वो 45 दिन में इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दे पाता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के साक्ष्य है वो न्यायालय में जो है प्रेजेंट नहीं किए जा सकेंगे। तो इसमें कुछ धांधली हुई है या गलती हुई है, तो इसका यानी कि एक तरह से निष्पक्ष रूप से पता कैसे चल सकेगा। और दूसरी बात, मैं अगली बात ये कहना चाहूंगा निखिल जी कि ये बड़ी लोकतंत्र की अजीब जो सी बात, मैं थे। एक, जी एक सेकंड, मैं अमृतलाल सर से पूछना चाहता हूँ। सर ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है, डिजिटल इंडिया, ऑटोमेटिक सिस्टम, एआई और डाटा नहीं रखेंगे? ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात नहीं हो गई पूरी? नहीं, एआई से तो मैं, एआई के तो मैं नहीं, खिलाफ हूँ। लेकिन मैंने मैं ये कभी कह भी रहा एआई हूँ शब्द कि वो हम नहीं किया। भारत सरकार कह रही है, मोदी जी कहते हैं हम डाटा सेंटर बनाएंगे, भारत में डाटा सेंटर बनाएंगे। मैं बताता हूँ, जितनी भी टेक कंपनीज है ना, उनका जो टेक कंपनीज है, वो टेक कंपनीज क्यों बना रही डाटा सेंटर? वो टेक कंपनीज कहती है भाई ये जो डाटा के जो सेंटर है ना, ये बहुत सस्ता पड़ता है, एक बार बन गया और जरा सी जगह के अंदर इतना सारा डाटा आ जाता है, तो डाटा रखने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका तो डिजिटल इंडिया है। फिर ऐसी जल्दीबाजी क्या है कि भैया हटा दो? हाँ, वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए। 45 दिन तो बहुत कम है, बल्कि 1 साल तक रखा जाना अच्छा, मैं चाहिए एक कम से सवाल कम, आपसे और क्योंकि पूछता हूँ कि चलिए मान लेते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब सारे पार्टियां ये मान रही है कि हमें नहीं करना, तो क्या फिर पेपर पे नहीं जाना चाहिए? बातें नहीं, सारी बिल्कुल जाना पार्टियां चाहिए। अगर मांग रही हैं तो फिर इसका तो फैसला फिर या तो कोर्ट करेगा या फिर पार्लियामेंट में होगा। कोर्ट ही करेगा ना इसका फैसला तो। सुप्रीम कोर्ट है और जो लोअर कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट में फैसला क्या होगा लगता फिर। है दशरथ जी, आपको ये कोर्ट में जाना चाहिए इसके फैसले के लिए? देखिए सर, देखो ऐसा है निखिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि यदि कोर्ट के द्वारा ऐसा कुछ फैसला लिया जाना होता, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसी न किसी हाई कोर्ट के द्वारा, तो क्या क्या आप समझते हैं कि ऐसे जो मामले हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में नहीं गए हैं? कई बार गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर आज जो है नहीं, मामले न्यायपालिका गड़बड़ी की के गए हैं, लेकिन बात निष्पक्षता यह के है ना, ऊपर भी नहीं प्रश्न नहीं, चिन्ह जो है खड़ा होता है। मामले गड़बड़ी के गए हैं, लेकिन ये गड़बड़ी का नहीं, ये बात यह है कि अगर सारे विपक्षी दल मिलकर कोर्ट में याचिका क्यों नहीं लगाते? वो लगाई है क्या अभी तक? ये मैटर एक्चुअल में कोर्ट का नहीं है सर। ये मैटर है पूरी की पूरी, पूरा का पूरा है वो पार्लियामेंट का। देखिए बात तो यह है कि अभी एट प्रेजेंट जो जो इलेक्शन ईवीएम जिस जिस प्रक्रिया से करवा रहा है, यदि कोई भी राजनीतिक दल, इवन एक नागरिक भी यदि इसकी इस पारदर्शिता के ऊपर और इस प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाता है, तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव है वो इलीगल हो जाता है, वो असंवैधानिक हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना होने के बावजूद भी जो है वो चुनाव आयोग पूरी तरह से जो है कान में रुई डालकर है वो बैठा हुआ है और वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी राहुल गांधी ने कांग्रेस में जो विपक्ष के नेता है संसद में, उन्होंने अच्छा, मैं एक ईवीएम के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया था। एक टेक्निकल चुनाव पॉइंट आयोग पूछना ने जो चाहता है, हूँ। एक टेक्निकल पॉइंट में पढ़ रहा था
डॉक्टर अंबेडकर जी के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो कमीशन और कमेटी में क्या फर्क है? जो चुनाव, जिसे हम चुनाव आयोग मानते हैं, हम कहते हैं भैया यही सब कुछ है, ये कमीशन है, इट इज नॉट ए कमेटी। क्या ये बिल्कुल। कमीशन का काम है? काम, इसका काम है कि काम करवाना, चुनाव करवाना। इसकी अपनी पावर नहीं है। वो कमेटी बनेगी, कमेटी चुनाव रिकमेंड करेगी मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता, नहीं, आप बताएंगे इस बारे में। नहीं इसकी नहीं, पावर ही नहीं है। कमीशन अपने आप में, कमीशन के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, उनके पास में पावर्स होते हैं। और वो पावर्स यानी कि एक तरह से वो किसी मतलब एक तरह से उनको मतलब नहीं, ट्रांसफर नहीं किए ये जाते जो हैं, ईवीएम का बल्कि स्वतः यानी कि ईवीएम वो पावर ईवीएम का उसमें। जो आया, ईवीएम जो आई, ये किसके थ्रू आई? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदलाव किया गया या कमीशन लेकर आया? कौन लेकर आया है बदलाव? ईवीएम। नहीं, इसमें पार्लियामेंट में यानी कि एक तरह से एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया था, और उस अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये ईवीएम को जो है वो लाया गया। लेकिन वो जो अमेंडमेंट है वो मैं अपने आप एक में प्रॉपर सेकंड, नहीं मैं है। समझ गया। मैं एक अमृतलाल रावल सर आपसे पूछूंगा कि अगर पार्लियामेंट लेकर आया हुआ अमेंडमेंट, तो ये तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट हो गया। कोर्ट इसको किस बेसिस पे वॉइड ठहराएगा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा? क्योंकि लाखों मशीनें, लाखों मशीनों की तो सैंपलिंग भी नहीं हो सकती। अच्छा जी कि अगर ये पार्लियामेंट ही करेगा तो फिर पार्लियामेंट को एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा और बुला के उनको डिस्कस करना चाहिए सबको, बजाय एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के। सब एक मतलब ईमानदारी से सबको डिस्कस करना चाहिए, और सारे जो प्रोस और कॉन्स जो है ईवीएम के, ईवीएम के पक्ष में और ईवीएम के विपक्ष में जो भी बातें हैं वो सामने रखें, और उम्मीद है कि वो फिर किसी अच्छे नतीजे में पहुंच जाएंगे। दशरथ जी, आप क्या बता रहे थे राहुल गांधी के लिए? देखिए, मैं आपने कोर्ट के बारे में पूछा था कि जो है इसमें यानी कि एक तरह से कोर्ट है वो क्या डिसीजन ले सकता है। देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट के पास में और हाई कोर्ट है, इनके पास में संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, उसका रिव्यू का उसके पास में राइट है। यानी वो उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है कि क्या वो अपने नहीं तो आप वो कह में सकता जो है, लेकिन हमारे वो कह कानून। सकता है ये वॉइड है, खाली रिव्यू नहीं है, उसके बाद पावर है उसको खारिज हाँ, वो करने की। बिल्कुल, वो रिव्यू करना पावर ही तो बता रहा हूं मैं, यानी कि एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन जिसको कहा जाता है, ये अपने आप में न्यायपालिका के पास में बहुत बड़ा पावर है। और यदि वो ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि ये अपने आप में संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है, और जो हमारी जो फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट जो चुनाव प्रक्रिया है ये उसके लिए सही नहीं है, तो खुद यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट इसको जो है वो अवैध घोषित कर सकता है, इसको इलीगल घोषित कर सकता है। लेकिन अभी तक तो नहीं वही किया तो गया, पहली बात। प्रोफेसर सर दूसरी बात यह अमृतलाल है रावल जी कह कि रहे थे कि संसद में, कोर्ट में जाना चाहिए। तो पार्टियां कोर्ट में क्यों नहीं जा रही लेकिन? कोर्ट में कई बार गई है ना, कोर्ट में गई भी है, पार्टियां भी गई है, लेकिन उसको यानी कि एक तरह से कोर्ट ने इसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि कोर्ट में जाने वाली पार्टियां कौन सी है? या तो कांग्रेस है, या बीजेपी है, या फिर कहीं ना किसी राज्य में कोई ना कोई जो राज्य राजनीतिक दल हैं वो सत्तारूढ़ हैं, वो कोर्ट में है, वो जाती हैं। जनरली मैंने ये देखा है कि कोर्ट में जैसे ही यानी कि एक तरह से इस मैटर को उठाया जाता है, तो सो कॉल्ड यानी कि एक तरह से इन पार्टियों में भी किसी ना किसी प्रकार से हितबद्ध जो है स्लीपर सेल के लोग होते हैं, और उस मैटर को डाइवर्ट करने के लिए वो इसमें इंटरवेन कर जाते हैं, और इंटरवेन करने के बाद में उस मैटर को पूरी तरह से यानी कि एक तरह से जो है वो निष्प्रभावी कर दिया जाता है, और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है ये षड्यंत्र जो है वो। नहीं, फिर ये तो और इसी स्लीपर सेल षड्यंत्र वाली की तो ये वजह से, बात हो गई ना, फिर तो मतलब वो पार्टी लायक ही नहीं है। अगर पार्टी एक डिसीजन पे कोर्ट में नहीं टिक पा रही तो पार्टी क्या देश चलाएगी फिर तो? फिर ये तो कैसे? ये फिर बात तो ये बेकार की, बात मेरे को लगता है इस ये अगर कोई बात को पार्टी लेकर ऐसा बोलती कांग्रेस है के ऊपर, कि भैया हमारे में निखिल जी, स्लीपर सेल इस है, राहुल बात को, गांधी कहते हैं लंगड़ा घोड़ा ये वो। अरे अगर पता है लंगड़ा घोड़ा है, दूल्हा घोड़ा है, तो हटा के नक्की करो ना फिर। बेवकूफ क्यों बना रखे हो फिर बिल, एक बिल्कुल, जगह? फिर कैसे आप देश चलाने की बात करते हो? यही तो सवाल है निखिल जी, और यही तो अपने आप में देश के साथ में और फिर सबसे सारी बड़ा यानी कि पार्टियां एक एक तरह से जगह जो क्यों है नहीं आ रही? अगर मजाक सबको हो लग रहा रहा है। है कि ईवीएम खराब है, बैलेट पेपर पे सब एक क्यों नहीं आ रहे? रोज करोड़ों रुपया राहुल गांधी खर्चा करते हैं अपने प्रचार के ऊपर। मोदी जी का जो अलग होता है करोड़ों रुपया, वो अलग है। बाकी पार्टियां के लोग भी अपने प्रचार पे करते हैं। हमें पता है जितनी भी न्यूज आती है सब पेड न्यूज है। तो ये लोग ईवीएम को तो मुद्दा बना सकते हैं, करोड़ों रुपया है इनके पास रोज नहीं खर्चा नहीं, करने के पूरे लिए। देश में निखिल जी या तो देखिए, इनकी आम सेटिंग है पब्लिक ने बीजेपी से, ईवीएम को मुद्दा बना रखा है। इनकी सेटिंग है बीजेपी से। निखिल जी,
निखिल जी, आम पब्लिक ने ईवीएम को बिल्कुल मुद्दा बना रखा है, लेकिन ये इस देश की विडंबना है कि ऐसा यानी कि एक तरह से हो नहीं पा रहा है। मैं आपको दो तीन बातें और बताऊंगा। देखिए, आपने ईवीएम का ये जो मैटर आपने लिया है, अभी जो 45 दिन का जो समय जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा डेटा को सेफ रखने के लिए करने का जो प्रोविजन किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं, पहली बात। दूसरी बात है कि यह अपने आप में यानी कि एक तरह से सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए और उसकी सत्ता को और उसकी गलतियों को छुपा, सत्ता में उसको बनाए रखने के लिए, और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के द्वारा की जा रही जो गलतियां हैं, गफलें हैं, ये उनको छुपाने का अपने आप में एक आवरण है। इसलिए ये जो प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से गलत है और हम इसका पूरी तरह से जो विरोध है वो करते हैं। इसके साथ साथ में यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यदि दूसरे अन्य देशों का उदाहरण देखें, चाहे आप अमेरिका का ले लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज का ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का ले लीजिए, और दूसरे अन्य जापान, जर्मनी जैसे दूसरे जो कंट्रीज है, फ्रांस जो है, वो इन कंट्रीज की अगर आप बात करते हैं तो वो ले लीजिए। निखिल जी, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं कि हजारों हजार साल तक इनके जो डेटा है, जबकि ये डेटा है वो अपने आप में ये ईवीएम के वो डेटा नहीं है, बल्कि बैलेट पेपर के डेटा हैं, उनको भी ये सुरक्षित रखते हैं, कई कई सालों तक सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पर तो उनको उन डेटा को जो है केवल यानी कि एक तरह से सॉफ्टवेयर के रूप में जो कंप्यूटर है नहीं आता सॉफ्ट तो कॉपी रखना के ही रूप में पड़ता है ना, कंप्यूटर नहीं आता तो रखना ही सुरक्षित पड़ता है। रखना पड़ता है। तो इसको ये मतलब इसको खत्म क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इनके पीछे यानी कि एक तरह से षड्यंत्र वो साफ नजर आता है। तो मैं इसलिए ये आप अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की एक मिली भगत है, उनकी चाल है। कांग्रेस की इसमें सह है, इसीलिए कांग्रेस केवल लड़ने का नाटक करती है। वास्तविक तौर पर यदि कांग्रेस जो बहिष्कार कर दे अगर चुनाव इस प्रकार से अगर जो है वो करवाए जा रहे हैं उनका, और उसके साथ में दूसरे राजनीतिक दलों से आह्वान करे, तो इंडिया गठबंधन के रूप में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, वो जो है शामिल है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि पूरी की पूरी चुनाव आयोग की जो और इस जो चुनाव प्रक्रिया फेल हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो षड्यंत्र है वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। मैं लेकिन इसके लिए कांग्रेस को आगे आना पड़ेगा। मैं प्रोफेसर मुख्य विपक्षी अमृतलाल पार्टी है रावल वो कांग्रेस है। प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी, नए नियमों हाँ जी। का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कौन हमारे प्रजातंत्र लोकतंत्र के अंदर होगा, कौन बाहर होगा? ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा, क्योंकि जो नए नियम हैं वो तो सभी पर लागू होंगे। और ये तो है नहीं कि एक के ऊपर लागू होंगे दूसरे पर लागू नहीं होंगे। और आप जैसे कह रहे हैं कि वोट सर, बैलेट लेकिन पेपर से नियमों होना से भी तो चाहिए। बेवकूफ बनाया जाता है ना। जैसे आरक्षण है सबके लिए, लेकिन नॉट फाउंड सुटेबल आ जाता है। नियम के जरिए भी तो बेवकूफ बनाया जाता है ना। पता है कि एक एक नियम हो, ऐसे भी होते हैं कि भैया आप वोटर आईडी कैंसिल कर देते हैं लोगों के। नियमों के दायरे में भी तो बेवकूफ बनाया जाता है ना। तो ये नियमों के दायरों अच्छा में जी। मुझे नहीं लगता बेवकूफ किसी को बनाया जा रहा है, चाहे वो निर्दलीय नहीं, हो चाहे आरक्षण वो। की बात अलग है। उसमें ये है कि कई बार मैंने भी इंटरव्यूज किए हैं कैंडिडेट्स के नहीं, पोस्ट के लेकिन लिए। इनका इनका तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? आम जनता पर ही पड़ेगा। जब तक ये मतलब कोई तय नहीं हो जाता कि इससे बैलेट पेपर से होगा या ईवीएम से होगा, तो तब तक तो सारा फ्लक्स में ही रहेगा ना। नहीं, ये जो कोई नया नियम है कि 45 दिन के अंदर डाटा डिलीट कर देंगे, हजारों रुपए एक्स्ट्रा दो किसी को काउंटिंग करवानी है, और चुनाव के समय भी पैसे देने होते हैं, तो इससे नहीं, ये तो पारदर्शिता गलत है बढ़ेगी कि जी। घटेगी? पारदर्शिता बढ़ेगी कि नहीं, रिकाउंटिंग करवाने के लिए दोबारा पैसे मांगना तो गलत है। मैंने पहले भी कहा था, जब वो 1 लाख रुपया कर रहे थे मिनिमम, तो मैंने तब भी कहा था कि 10,000 रुपये रहने चाहिए। और मिनिमम मिनिमम जो मतलब जो मनी है, सिक्योरिटी मनी। नहीं तो गरीब आदमी तो लड़ ही नहीं सकेगा और अब अगर लड़ेगा तो गिनती नहीं इलेक्शन। करवा सकता। हाँ जी। अब गिनती नहीं करवा सकता। हाँ। तो गरीब आदमी भारत गिनती का नागरिक है कि नहीं है मोदी जी की नजर में? क्यों नहीं है जी? क्यों नहीं है? आप कैसी बातें करते पांच हैं? किलो क्यों नहीं है? राशन, 200 रुपये हाँ। बढ़ता है एक महीने का, 200 रुपये सब्सिडी। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, अनिल अंबानी का 47,000 कुछ करोड़ रुपए का था, सिर्फ 480 करोड़ रुपए उसने दिए। 46,000, 46,500 करोड़ रुपए माफ। एक आदमी का 46,500 करोड़ रुपए माफ किया बैंकों ने मोदी जी के शासन चलो, में। आप और हम भी अंबानी अडानी बन जाते हैं।
कि हमें अरे भी हम गुजराती कुछ नहीं है, मिलेगा पैसा। करीबी नहीं है ना, हम उनके करीबी नहीं है। हम तो दूर दूर है, नहीं बहुत दूर दूर है, अच्छा हमें तो एक कोई पहचानेगा नहीं। एक बात मैं दशरथ जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आम आदमी पार्टी की जो जीत हो गई है अचानक ही गुजरात में, आपको लगता है इसमें ईवीएम और बीजेपी से सेटिंग है? ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, डेफिनेटली देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं निखिल जी। इन्होंने दिल्ली में गड़बड़ी की, गफला किया, इस बात को जो है भले ही अच्छा मैं एक आ, एक बात मैं एक एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे को क्यों लग रहा है अभी दिल्ली में झुग्गियां टूटी गरीबों की, कांग्रेस हम्म, गायब है सीन से, सिर्फ अपने रिपोर्टर भेजती है जिनका काम होता है मोदी को बुरा बोलो। एक पक्ष मोदी आके अचानक आम आदमी खड़ी हो जाती है, और मतलब दूसरा पक्ष आम आदमी पार्टी, मतलब पूरा ध्रुवीकरण है, तीनों पार्टियों की तगड़ी सेटिंग लगती है। अब वहां पर तुम जीत गए, दिखा दो ईवीएम में खराबी नहीं है, और वहां पर एक नया केस खोल रहे हैं, आरएसएस नया केस खोल रही है आम आदमी पार्टी का, कि कांग्रेस तो चलो सेटिंग है ही उनकी, वो तो खा के बैठे हुए हैं, वो कमा भी सकते हैं जैसे अंग्रेज कमा रहे हैं ना, कांग्रेसियों की कंपनियां चल रही हैं, ये टाटा बिरला सब कांग्रेस ही फाइनेंसर है, इनकी थोड़ी ना कंपनियां खत्म हो गई, वो तो कमा भी सकते हैं ना, रोज करोड़ों रुपया राहुल गांधी पे खर्चा हो सकता है, लेकिन सरकार वो कांग्रेस बीजेपी से हटके छिटक के बहुजन समाज पार्टी या किसी और पार्टी पे ना जाए, तो आम आदमी पार्टी को खड़ा किया जा रहा है, लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल। मैं वही बात आपको बताने जा रहा था। आपने चलो ठीक है, इस बात को थोड़ा और ब्रीफ कर दिया। तो मैं देखिए, अभी जो चुनाव हुए दिल्ली में, तो चुनाव में जिस प्रकार से वोटर्स के जो है नाम काटे गए, और पर्टिकुलर यानी कि एक तरह से एक फायदा पहुंचाने के लिए कुछ जो नए वोटर, बोगस वोटर हैं, वो जोड़े गए। और फिर उसके बाद में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज जो है वो 1 घंटे में बढ़ जाता है ना। 5 बजे तक इनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ता नहीं है, और 1 घंटे में ही जो है इनका वोटिंग परसेंटेज जो है वो 10%, 15%, 20% कहीं कहीं पे जो है इंक्रीज हो जाता है। सही ये कह रहे अपने हैं, आप में अचानक ही कैसे हो जाता है, शाम के आधे घंटे में सारे ये वोट मिल जाते हैं। हाँ, सारे मतलब आधे घंटे में, 1 घंटे के अंदर अंदर इनके पूरे के पूरे जो मेरी एक वोट है। आंटी की लगी थी, वो कह रहे हैं वहां पर वो आरएसएस वाले आके, जो आरएसएस वाले को गवर्नमेंट जॉब में भर दिया है, वो बटन दबाते रहते हैं। हाँ, तो वही तो चीज हो रही है ना सर। तो अब ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से यहाँ पर घपला हुआ, इन्होंने इनके ऊपर आक्षेप लगाया होगा। और देखिए, ये संभावना है, आक्षेप लगाया होगा, और आक्षेप लगाया होगा तो इन्होंने इनको आश्वस्त किया होगा, इनको संतुष्ट किया होगा कि आप चिंता क्यों करते हो, जो बाईपोल होगा, उपचुनाव होंगे, उसमें आपको जो जिता देंगे, आपकी यानी कि एक तरह से वाई वाई कर देंगे। हो सकता है कि आगे के जो चुनाव होंगे उसमें यानी कि एक तरह से आपको कहीं ना कहीं और जो है वो फायदा पहुंचा देंगे। आम पब्लिक की, गरीब जनता की, किसी को यानी कि एक तरह से कोई चिंता नहीं है। दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली में जिस प्रकार से झुग्गियां तोड़ी गई है, उनके मकान तोड़े गए हैं, और दूसरे अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। वहां पर किसी को जो है अनुसूचित जाति के नाम पर, किसी को अनुसूचित जनजाति के नाम पर, किसी को अल्पसंख्यक के नाम पर, किसी को पिछड़ा होने के नाम पर, किसी के ऊपर पेशाब किया जाता है, किसी के ऊपर जो है उनका जो है सिर काट दिया जाता है। कोई भागवत कथा यानी कि एक तरह से जो है ब्राह्मणों के अलावा कोई दूसरा कह दे तो उनको शूद्र, चमार और अछूत वो घोषित कर दिया जाता है, जैसा कि अभी देखने को मिला है। इसी प्रकार से और भी ऐसे कुछ मैटर हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में अभी जो चला है कि आंध्र प्रदेश में जो है जो दो दलित जो युवक हैं उनको किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है समय समय गाय समय कम हो रहा है, ये के। सारी गतिविधियां तो लोग देख रहे हैं। मैं लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा, और प्रोफेसर सर मैं आपको भी बताना चाहूंगा, मैं तो आपका शिष्य हूँ, तो मैं पीछे नहीं हूँ, और मैंने जो भी बातें करी है हवा में नहीं करी है, ये अमेरिका से मैंने किताब मंगा रखी है सीआईए के ऊपर, सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका, ये डिक्लासिफाइड पेपर, अमेरिका में रूल है कि कुछ भी वो लोग डिलीट नहीं करते, और 50 या 60 साल बाद या 40 साल बाद वो पब्लिक लेके आते हैं, इसमें सारे चिट्ठे हैं कि कैसे कैसे सरकारें बदली जाती है। दूसरी किताब ये रशियन ऑथर की है, द इन्वेंशन ऑफ रशिया, द जर्नी फ्रॉम गर्बाचोव फ्रीडम टू पुतिन वॉर, कि कैसे जो डेमो ग्रुप्स, नकली राजनीतिक ग्रुप आम आदमी पार्टी जैसे खड़े किए जाते हैं, ये पढ़ लेना अगर किसी को, ये सब ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगी, मंगा लो, ये भी बैन हो जाएगा मोदी राज बिल्कुल, में, ये भी बैन हो जाएंगे, बिल्कुल यही षड्यंत्र, अमेजोन नहीं बेचेगा, निखिल ये जी, भी यही षड्यंत्र, नहीं बेचेगा, यही कुछ नहीं षड्यंत्र मिलेगा जो है पढ़ने के वो लिए। भारत में चल रहे हैं। ऐसे ही षड्यंत्र वो भारत में चल रहे हैं, लेकिन क्या इनको उजागर किया जाएगा, ये अपने आप में सोचने वाला जो है बिंदु रहेगा।
आपने बुलाया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते सर हैं। आपका दोनों का और बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी खत्म हो रहा है। मैं प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और डॉक्टर धन्यवाद। हिंगुनिया जी भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।